आज हम लोग बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री वाले पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारा लेक्चर 5 होगा और आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को कवर करेंगे। उस इश्यूज़ में होम रूल लीग आएगा, खिलाफत मूवमेंट आएगा और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आएगा, असहयोग आंदोलन आएगा। और इसको हम लोग ग्रेट डिटेल में पढ़ेंगे और बिहार का इसमें कितना योगदान रहा है इन इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग आज होम रूल लीग से स्टार्ट करेंगे। होम रूल लीग जो मूवमेंट है 1916 के आसपास पूरे देश में चलता है। होम रूल लीग के दो बड़े लीडर हैं जो इसको होम रूल मूवमेंट को स्टार्ट करेंगे। एक है एनी बेसेंट, जिनको आप जानते होंगे, और एक हैं तिलक, जिनसे हम सब वाकिफ़ हैं और हमारे नेशनल हीरो हैं। ये पिक्चर बहुत लोग नहीं जानते होंगे, पर ये हैं, अगर बिहार के गौरवशाली इतिहास की अगर चर्चा की जाएगी तो उसमें कुछ लोगों के नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएंगे। उसमें एक नाम जिनके स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा और हम लोग पढ़ते हैं, वो है मौलाना मजहरुल हक। आप अगर बिहार के रहने वाले हैं तो आपको पता होगा कि पटना में एक स्टेडियम है, मौलाना मजहरुल हक स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम है, और इनके नाम पर अनगिनत विश्वविद्यालय हैं। और मौलाना मजहरुल हक लीगल स्टडीज़ जो अपनी वकालत की पढ़ाई हैं वो लंदन से करते हैं और गांधी जी के बैचमेट रहते हैं। तो ये है मौलाना मजहरुल हक और बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर हैं। देखिए, होम रूल लीग स्टार्ट करने के पहले हम लोग को उसके बैकग्राउंड में जाना होगा। होम रूल लीग में होता क्या है? होम रूल लीग 1916 के आसपास हो रहा है। इसके बैकग्राउंड में ये है कि 1914 से लेके 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा है तो अंग्रेजों को अपने कॉलोनी से पैसा उगाही करना है ताकि वो विश्व युद्ध को लड़ सके। भारत एक कॉलोनी रहता है, लोगों पर टैक्स बढ़ा दिया जाता है। जब लोगों पर टैक्स बढ़ाएंगे तो लोगों में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक द्वेष की भावना पैदा होती है। और 1916 हमारे लिए बहुत ही एक वाटरशेड मूवमेंट ऑफ द इंडियन हिस्ट्री है, क्योंकि यहाँ पे लखनऊ पैक्ट हो चुका है। जब लखनऊ पैक्ट हो चुका है तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी पीक पर है, दोनों में, हिंदू और मुसलमानों में दोस्ती पीक पर है, और इसी चीज़ को यूटिलाइज किया जाएगा। ये चीज़ आपको ख्याल में, बैकग्राउंड में रख के आपको आगे पढ़ना है। तो होम रूल लीग जो मूवमेंट है उस समय आप देखते हैं कि जब वर्ल्ड वार 1 चल रहा होता है तो अंग्रेजों द्वारा कुछ कॉलोनी को डोमिनियन स्टेटस दिया जाता है, जिसमें उदाहरण के तौर पर कनाडा है, न्यूजीलैंड है। तो होम रूल लीग के दौरान एनी बेसेंट और तिलक लोगों का मांग ये है कि भारत को भी ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाए। अगर कनाडा को दिया जा सकता है, न्यूजीलैंड को दिया जा सकता है, तो भारत को भी डोमिनियन स्टेटस मिल सकता है। ये है हमारा होम रूल लीग का बैकग्राउंड, और इसी बैकग्राउंड में हम लोग आगे मूव करते हैं। होम रूल लीग की स्थापना बिहार के पटना में होती है। जो होम रूल लीग का एक यूनिट रहेगा जो बिहार में, उसकी स्थापना 16 दिसंबर 1916 को पटना में होगा, और उसकी स्थापना करने वाले मौलाना मजहरुल हक होंगे। इसके प्रेसिडेंट जो होम रूल लीग जो पटना में बनेगा उसके मौलाना मजहरुल हक हैं, और वाइस प्रेसिडेंट सरफराज खान एंड पूर्णेंदु नारायण सिन्हा हैं। और इसके होम रूल लीग जो पटना वाला यूनिट है उसके सेक्रेटरी रहेंगे BN सिंह एंड चंद्रवंशी सहाय। एनी बेसेंट जब होम रूल लीग चल रहा होता है तो एनी बेसेंट जो हैं बिहार में 2 बार विजिट लेती हैं। इस तरह के फैक्ट कभी जब भी पूछ लेते हैं तो हमें तैयार रहने में कोई दिक्कत नहीं है। पहला विजिट जो लेंगी एनी बेसेंट वो 18 जुलाई 1918 को लेंगी, और फिर 7 दिन बाद दूसरा विजिट लेंगी, वो है 25 जुलाई। पटना आएंगी एनी बेसेंट होम रूल लीग को बढ़ाने के लिए, 25 जुलाई 1918 को लेंगे। एक चीज़, चूंकि एनी बेसेंट का जिक्र हो रहा है तो थोड़ा सा अगर एनी बेसेंट के बारे में जानकारी रहे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एनी बेसेंट जो हैं, पहली 1917 का जो सेशन होता है, कैलकाटा सेशन कांग्रेस का,
उस कैलकाटा सेशन की अध्यक्ष होती हैं एनी बेसेंट, और इस तरह से वो पहली वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती हैं। ये चीज़ ध्यान में रखना होगा आपको कि एनी बेसेंट जो है किस चीज़ की प्रोमोटर हैं, तो एनी बेसेंट फैबियनिज्म को प्रमोट करती हैं। क्या है फैबियनिज्म? फैबियनिज्म कहता है कि सोशलिज्म तो आए, फैबियनिज्म कहता है कि सोशलिज्म आए पर धीरे धीरे आए। सोशलिज्म इन अ स्लो मैनर इज अ फैबियनिज्म। सोशलिज्म जब जनता तैयार हो जाए, सरकार तैयार हो जाए, तो सोशलिज्म आए पर धीरे धीरे आए। तो फैबियनिज्म की बहुत बड़ी सपोर्टर हैं। और जो डोमिनियन स्टेटस की बात करती हैं वो आयरिश मॉडल है कि आप हुकूमत रहेगा अंग्रेज का, पर उसी में एक स्वायत्त इकाई, एक इंडिपेंडेंट इकाई बनेगा जिसको हम डोमिनियन स्टेटस कहेंगे। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और इससे ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं और नेशनल हिस्ट्री का ही पार्ट है। एक चीज़ आपको बता दें कि 1920 में ऑल इंडिया होम रूल लीग जो है इसको मर्ज कर दिया जाएगा कांग्रेस में। ये नेशनल हिस्ट्री का पार्ट है पर थोड़ा सा आप जान लें। यहाँ पे मौलाना मजहरुल हक का हम लोगों ने जिक्र किया, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि अगर कुछ लोगों के नाम अगर स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएंगे तो उसमें मौलाना मजहरुल हक का नाम रहेगा। इनके बारे में एक बहुत ही सुंदर एक एनेक्डोट है। जब चंपारण सत्याग्रह चल रहा होता है, चंपारण सत्याग्रह में जब शुक्ला जी, राजकुमार शुक्ला जी गांधी जी को लेकर कलकत्ता से पटना लेकर आते हैं, तो गांधी जी को फ्रेश होना रहता है, नहाना रहता है, वॉशरूम को यूज़ करना रहता है। तो उस समय जो शुक्ला जी हैं ये तो सिंपल वर्कर हैं, एक किसान नेता हैं, कांग्रेस के एक अदना सा सपोर्टर है, एक वर्कर हैं। तो ये सोचते हैं कि गांधी जी बड़े नेता हैं और मेरे कहने पर आए हैं, तो वो लेकर सीधे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के यहाँ लेकर जाते हैं, जो हमारे पहले राष्ट्रपति हुए। उनके यहाँ ले जाते हैं कि इनके यहाँ व्यवस्था होगी, गांधी जी वॉशरूम को यूज़ कर लेंगे, फ्रेश हो लेंगे और फिर मोतिहारी के लिए निकल चलेंगे, चंपारण के लिए निकल चलेंगे। पर राजेंद्र बाबू उस दिन संजोग से पटना में एब्सेंट थे, नहीं थे, और बिना उस समय उतनी सिस्टम भी नहीं था कि लोग बता के पहुंचते थे। तो राजेंद्र बाबू के यहाँ ले जाते हैं, तो इनके वर्कर जो हैं, जो इनके स्टाफ हैं, वो शुक्ला जी को उतना सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि एक सिंपल अदना सा कार्यकर्ता हैं। और जब ये शुक्ला जी कहते हैं कि गांधी जी आए हैं, इसीलिए ये कहा जाता है कि गांधी जी अगर किसी मिट्टी ने बनाया है तो वो बिहार की मिट्टी चंपारण ने बनाया है, और गांधी जी को अगर नेशनल प्लेटफॉर्म पर महात्मा गांधी और बापू बनाया है तो वो चंपारण सत्याग्रह ने बनाया है। बिहार की उस मिट्टी के कारण ही गांधी जी बनते हैं। योग्यता तो रहता ही है, पर प्लेटफॉर्म चंपारण सत्याग्रह देता है। तो गांधी जी को लगता है कि ये शुक्ला जी को तो सीरियसली ले नहीं रहे हैं, और वॉशरूम एक जो स्टाफ वाला वॉशरूम है वही यूज़ करने के लिए दे दिया जाता है। राजेंद्र बाबू उस समय प्रोफेसर रहते हैं, तो ये 2 वॉशरूम रहता है, एक पर्सनली यूज़ करते हैं और इनके इष्ट मित्र यूज़ करते हैं, एक स्टाफ लोग यूज़ करता है। तो गांधी जी वगैरह को स्टाफ वाला वॉशरूम दिया जाता है। गांधी जी को लगता है कि दिक्कत होगी। गांधी जी अपने मित्र मौलाना मजहरुल हक को याद करते हैं, जो साथ में बैरिस्ट्री की पढ़ाई लंदन में करते थे, और इस तरह से गांधी जी मजहरुल हक के यहाँ जाते हैं। और मजहरुल हक पटना के बहुत बड़े जमींदार परिवार के हैं और ये पैलेसियल घर में रहते हैं, और इनके घर का नाम था सिकंदर मंजिल। इनके घर का नाम था, इनके महल का नाम था सिकंदर मंजिल। तो मौलाना मजहरुल हक गांधी जी के परम मित्र रहे हैं और एक गजब के फ्रीडम फाइटर रहे हैं। बाद में अभी आज ही के क्लास में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इनका योगदान है। तो होम रूल लीग में इससे ज़्यादा अपने बिहार के लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये नाम थोड़े से ध्यान में रखने होंगे और मूव करना होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, खिलाफत मूवमेंट। जो खिलाफत मूवमेंट में बिहार का योगदान क्या रहेगा, ये अगर आप फोटो देखते हैं तो ये शौकत अली का फोटो है। देखिए खिलाफत मूवमेंट का अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे तो इंडिया में 2 लोग लीड कर रहे हैं, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। आपको लग रहा हो कि शौकत अली का ही केवल पिक्चर क्यों है। शौकत अली का हमने पिक्चर इसलिए लगाया है कि जब खिलाफत मूवमेंट होता है तो शौकत अली पटना विजिट करते हैं, मोहम्मद अली जौहर नहीं करते हैं, ही विजिटेड पटना। तो ये पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने पिक्चर डाल दिया कि ताकि आपके जहन में रह सके। पहली बात यह है कि खिलाफत मूवमेंट का थोड़ा बैकग्राउंड पता रहे तो चीज़ों को रिलेट करने में सहूलियत होगी। खिलाफत मूवमेंट मैंने अभी आपको बताया कि खिलाफत मूवमेंट में क्या हो रहा है। 1914 से 18 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा है। फर्स्ट वर्ल्ड वार में तुर्की ब्रिटेन के खिलाफ है, और जब तुर्की ब्रिटेन के खिलाफ है तो वो ओटोमन एम्पायर माना जा रहा है, और तुर्की हार जाता है। जब तुर्की हारता है तो
अंग्रेज हुकूमत क्या करती है कि जो सुल्तान ऑफ तुर्की है, जो सुल्तान ऑफ तुर्की है ये ओटोमन अंपायर है, और जो ओटोमन अंपायर के ये सक्सेसर्स रहे हैं, तो इनको जो है पूरे विश्व के जितने भी मुसलमान हैं इनको अपना खलीफा मानते हैं, इनको अपना खलीफा मानते हैं। जब तुर्की हारता है, जब तुर्की का सुल्तान हारता है, तो विश्व के मुसलमान अपनी हार मानते हैं और सोचते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत के चलते अब इस्लाम खतरे में है, इस्लाम इन डेंजर है। तो उस अंग्रेजी हुकूमत के खतरे के कारण पूरे विश्व के हिंदू, पूरे विश्व के मुसलमान उसका विरोध करते हैं, और वही विरोध उर्दू में उसको आप खिलाफत, विरोध को आप खिलाफत बोलते हैं, और वही जो विरोध होता है टर्की के जो सुल्तान है उसको हराने के लिए और ब्रिटिशर्स द्वारा अपना टर्म्स डिक्टेट करने के लिए उसका विरोध होता है, और उसी विरोध को आप खिलाफत मूवमेंट बोलते हैं। पूरे विश्व के मुसलमान उसका विरोध कर रहे हैं। भारत में जो मुसलमान उसको लीड कर रहे हैं वो है मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली, और यही शौकत अली विजिट करेंगे पटना। तो जो खिलाफत कमेटी बिहार में बनती है वो अंजुमन इस्लामिया हॉल में बनती है, अभी भी पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल है। और हसन इमाम, जो खिलाफत कमेटी पटना में बनेगी, हसन इमाम उस समय कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़ा नाम है। हसन इमाम रशीदुल हक का नाम को प्रस्तावित करेंगे कि रशीदुल हक जो हैं, जो खिलाफत कमेटी जो पटना में बनेगी उसकी अध्यक्षता करेंगे, और हसन इमाम के इस प्रस्ताव का समर्थन राजेंद्र प्रसाद करेंगे, अनुमोदन राजेंद्र प्रसाद करेंगे, अनुमोदन हसन इमाम करेंगे, और ये सेकंड करेंगे राजेंद्र प्रसाद। आपको इस समय ध्यान रखना होगा जब भी आप चीज़ों को पढ़ें तो समग्रता में पढ़ें। यहाँ पर आप देखें कि हसन इमाम प्रस्ताव कर रहे हैं, अनुमोदन कर रहे हैं, उस नाम को सेकंड राजेंद्र प्रसाद कर रहे हैं। मामला किस चीज़ का है? खिलाफत मूवमेंट का है। खिलाफत मूवमेंट एक रिलीजियस मूवमेंट है। उस रिलीजियस मूवमेंट का पॉलिटिकल मूवमेंट जो हमारा स्वतंत्रता का आंदोलन है उससे कोई मतलब नहीं है। पर ध्यान रखना होगा कि 1916 में लखनऊ पैक्ट हो चुका है। जब लखनऊ पैक्ट हो चुका है तो हिंदू मुस्लिम की यूनिटी जो है वो पीक पर है, और उसी के कारण आप ये देखते हैं कि एक इस्लामिस्ट मूवमेंट है जिसका कोई मतलब नहीं है पॉलिटिकल मूवमेंट से, फिर भी उसको सपोर्ट किया जा रहा है। और जो सेंट्रल खिलाफत कमेटी बनती है उसकी अध्यक्षता हमारे बापू और गांधी जी करते हैं। तो इस तरह से आपको खिलाफत मूवमेंट को पढ़ना होगा। इससे ज़्यादा हमारे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट है भी नहीं, और खिलाफत मूवमेंट में बहुत बड़ा कुछ होता नहीं है। बस ये ध्यान रखना होगा कि शौकत अली पटना विजिट करते हैं, मोहम्मद अली जौहर नहीं। इस तरह से हम लोग अब आगे मूव करते हैं। आपको एक चीज़, दो चीज़ मैं थोड़ा सा बताते चलूँ। होम रूल लीग में दो तीन चीज़ को मैं छूट गया जो एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। होम रूल लीग के समय ही तिलक ने कहा था कि स्वराज इज माई बर्थ राइट, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो होम रूल लीग के समय ये तिलक का स्टेटमेंट है। तिलक का स्टेटमेंट एक और है कि आपको हमने पिछले क्लास में बताया है कि 26 या 27 से 30 दिसंबर के हर साल के अंत में कांग्रेस का अधिवेशन 3 दिवसीय होता था। तिलक ने इस समय कहा था कि यदि हम वर्ष में, एग्जाम में पूछता है इस तरह का प्रश्न, यदि हम वर्ष में एक बार, मतलब साल में एक बार होता था कांग्रेस का अधिवेशन, यदि हम वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्टर करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये तिलक का स्टेटमेंट है। तो हमारा कहने का मतलब है कि ऐसी चीज़ों को पढ़ना है कि जो एग्जाम में यूजफुल हो सके। तो ये दोनों स्टेटमेंट तिलक का बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस स्टेटमेंट को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो अच्छा होगा। यहीं पे एक चीज़ और, चूंकि स्टेटमेंट की बात हो रही है, फैक्ट की बात हो रही है, तो एक चीज़ और यहीं पर हम लिखते चले कि मौलाना मजहरुल हक बहुत बड़े, ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट लीडर्स ऑफ द इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। तो मेरे बहुत फेवरेट है। तो उनका एक लाइन है कि फेट ऑफ, भविष्य मतलब फेट मतलब फेट ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम इज सेम, आइदर वी विल सेल टुगेदर और
वी विल सिंक टुगेदर। ये मौलाना मजहरुल हक का स्टेटमेंट, सिंक टुगेदर एज वी आर सेलिंग इन सेम बोट। हम लोग एक ही नाव में सफर कर रहे हैं, हिंदू और मुसलमान। हम लोग या तो साथ में नए दरिया को पार कर लेंगे या इस दरिया में दोनों कोई डूब जाएंगे। तो हम लोग दोनों का, और इसको आप मेंस में जब भी हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाला इशू पर लिखने के लिए आए तो इस चीज़ को आप कोट करेंगे एंड दिस विल गिव यू द ब्राउनी पॉइंट इन द मेंस। यही सब चीज़ें आपको ब्राउनी पॉइंट देंगी। तो हमारा यही कहने का मतलब है कि हमने आपको 3 स्टेटमेंट का जिक्र कराया। एक स्टेटमेंट आपको पता होगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि तिलक ने ये कहा है। और तीसरा है द फेट ऑफ द हिंदू एंड मुस्लिम इज सेम, आइदर विल सेल टुगेदर और विल सिंक टुगेदर। नाउ लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग को यहीं पे ध्यान में रखना होगा। ये उसका पूरा फेज 1920 से लेकर 22 तक माना जाता है। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिहार में किसको कौन लीड करता है, तो बिहार में हमारे देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद लीड करते हैं। राजेंद्र बाबू बिहार में इस पूरे मूवमेंट को लीड करेंगे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का थोड़ा सा अगर हमें बैकग्राउंड पता रहेगा तो चीज़ों को समझने में बहुत सहूलियत होगी। पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किन मुद्दों पर होता है? एक पंजाब इंजस्टिस पर होता है। पंजाब इंजस्टिस क्या है? जालियांवाला बाग मैसेकर होता है। डायर हमारे देश के लोगों की नृशंस हत्या करता है, हंटर कमीशन बनती है और हंटर कमीशन उस डायर को बरी कर देती है। तो वही तो पंजाब इंजस्टिस है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज अगेंस्ट द पंजाब इंजस्टिस। दूसरा आपको हमने बताया कि 1916 में लखनऊ पैक्ट हो चुका है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी पीक पर है, सुल्तान ऑफ तुर्की हार चुका है, तुर्की का सुल्तान खलीफा माना जाता है और देश के मुसलमानों को लगता है कि तुर्की की हार हम मुसलमानों की हार है, उसके लिए खिलाफत कमेटी बनती है। तो दूसरा जो इशू होता है वो है खिलाफत रॉन्ग। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का दूसरा मुद्दा ये है। और तीसरा है स्वराज, कि हमें स्वराज दो। तो ये 3 मुद्दों पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है पूरे देश में। नॉन कॉपरेशन का मतलब क्या है? असहयोग करेंगे। कैसे असहयोग करेंगे? तुम स्कूल चलाओगे, हम स्कूल में नहीं जाएंगे। तुम कोर्ट चलाओगे, हम कोर्ट में वकील के रूप में भाग नहीं लेंगे। जब हम असहयोग करेंगे, जब लोग असहयोग करना स्टार्ट कर देंगे तो तुम्हारा सिस्टम जो है, जिसने तुमने सिस्टम को बनाया है, ये सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। पर ये सिस्टम कोलैप्स करेगा तो हमारे लोगों को दिक्कत होगी। जब हमारे लोगों को दिक्कत होगी तो हम एक पैरेलल सिस्टम खड़ा करेंगे। वो कैसे पैरेलल सिस्टम खड़ा करेंगे वो हम आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट कौन कौन हैं? हमने पहला बताया कि राजेंद्र प्रसाद बहुत बड़ा नाम है। दूसरा बिहार के बहुत बड़े नाम हैं। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा बहुत बड़ा नाम है। श्री कृष्ण सिंह बड़े नाम हैं। अनुग्रह नारायण सिन्हा को आप बिहार विभूति कहते हैं, श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहते हैं। ये सब बड़े नाम हैं। तीसरा बड़ा नाम है ब्रजकिशोर प्रसाद का। ब्रजकिशोर प्रसाद को जेपी के ये समधी रहे हैं, जो जयप्रकाश, जो लोकनायक जयप्रकाश हैं, उनके ये समधी रहे हैं। सॉरी, समधी नहीं, इनके फादर इन लॉ रहे हैं, मतलब ससुर रहे हैं। सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो ये सब बड़े बड़े नाम हैं और यही जो है खिलाफत मूवमेंट को बिहार में लीड करेंगे। जबकि बिहार में इन मुद्दों पर होता है तो याद रखिए कि थोड़ा सा मैं हल्का सा और आपको बैकग्राउंड बता दूं कि जब जालियांवाला बाग मैसेकर होता है तो देश का जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है बहुत ही व्यथित होता है। और उसमें एक बहुत बड़ा नाम है, साहित्य का बड़ा नाम है, उनका नाम है बिस्मिल अजीमाबादी। और ये प्रश्न पूछा हुआ है, बिस्मिल अजीमाबादी। बिस्मिल अजीमाबादी ने जालियांवाला बाग जब मैसेकर देखते हैं तो अंत में एक पत्रिका है सब, SABH सब, ये पत्रिका दिल्ली से निकलती है। और इस पत्रिका जो दिल्ली से निकलती है इसमें बिस्मिल अजीमाबादी एक कविता लिखते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बहुत लोग इसको बिस्मिल का मानते हैं, बहुत लोगों का कहना है कि बिस्मिल इसको लिखे हैं, बिल्कुल गलत है। बिस्मिल ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसको फेमस जरूर किया है, पर लिखा है बिस्मिल अजीमाबादी ने 1921 में। इसी कड़ी में अगर आप देखेंगे तो एक और बड़ा नाम है हर्षद महतानी, क्योंकि यहीं पे बता दे रहे हैं आपको हर्षद महतानी। हर्षद महतानी जो हैं वो
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बहुत बड़े नेता हैं और 1921 में इनका कंट्रीब्यूशन ये है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की अध्यक्षता करते हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की अध्यक्षता करते हुए पहली बार ये इनकलाब जिंदाबाद लिखते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, ये इनकलाब जिंदाबाद है। इसको फेमस किसने किया? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने किया। जब वो सेंट्रल असेंबली में बम फेंकते हैं तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। तो हमारे और आपके जहन में ये रहता है कि हो सकता है इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने लिखा है, पर लिखा हर्षद मेहतानी ने है। चूंकि इस तरह का प्रश्न पूछा जा चुका है तो आपको आगे तैयार होना होगा। और हर्षद मेहतानी का एक और स्लोगन बहुत फेमस हुआ है, आज़ाद ए कामिल। इसका मतलब क्या है? आज़ाद ए कामिल मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। जो बाद में लाहौर सेशन में हमारा जो लाहौर सेशन होता है उसमें हम लोग का रिजोल्यूशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का कंप्लीट इंडिपेंडेंस, उस पर हम लोग आएंगे। पर ध्यान रखिएगा, हर्षद मेहतानी इनकलाब जिंदाबाद लिखते हैं और पहली बार आज़ाद कामिल मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा बाहर की चीज़ें हैं, पर पता रहे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए आपने क्या किया, नॉन कॉपरेशन में हम असहयोग करेंगे। जब असहयोग करेंगे तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को क्या करेंगे? हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हमारे बच्चे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में नहीं जाएंगे। जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में नहीं जाएंगे तो आपका आंदोलन लंबा चलता है। जब आंदोलन 3-3 साल तक चलता है तो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? तो उसके लिए बिहार विद्यापीठ की स्थापना होती है। और अगर आप सच्चे तौर पर माने तो बिहार विद्यापीठ जो बनती है वो उस समय कंटेम्प्ररी भारत की एक नई नालंदा यूनिवर्सिटी बनती है। मैं इसको इसलिए बोलता हूं कि नई नालंदा यूनिवर्सिटी बनती है क्योंकि यूनिवर्सिटी बिल्डिंग से नहीं बनता, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी से नहीं बनता, यूनिवर्सिटी पढ़ने वालों से बनता है और पढ़ाने वालों से बनता है। इस बिहार विद्यापीठ के अगर सबसे नोटेबल स्टूडेंट की आप जिक्र करें तो हमारे लोकनायक जयप्रकाश नारायण इसके स्टूडेंट रहे हैं। आपको ध्यान रहना चाहिए कि अबुल कलाम आज़ाद बहुत बड़े वक्ता हैं, मुस्लिम हैं और 1940 के बाद से लगातार कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। इस पर बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अबुल कलाम आज़ाद बहुत बड़े ओरेटर हैं, इनसे बड़ा ओरेटर आपको देश में नहीं मिलेगा। अबुल कलाम आज़ाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए, उसके प्रचार के लिए पटना में आते हैं और ज़बरदस्त भाषण देते हैं। जेपी उस समय पटना कॉलेज के स्टूडेंट रह रहे हुए हैं। 20 दिन बाद जेपी का एग्जाम है और अबुल कलाम आज़ाद की भावना से, उनकी आवाज़ से, उनकी बात से, उनकी ओरेटरी स्किल से इतने प्रभावित होते हैं कि पटना कॉलेज को छोड़ देते हैं। 20 दिन बाद परीक्षा होता है और बिहार विद्यापीठ को ज्वाइन कर लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर जेपी के बारे में जितनी जानकारी आपको मिले उसको आप कलेक्ट करेंगे। इनकी एक किताब है वाई सोशलिज्म, वो जेपी की किताब है। जयप्रकाश की एक उनके परम मित्र हैं राम वृक्ष बेनीपुरी ने किताब एक लिखा है जयप्रकाश। उसमें कहा गया है, कहते हैं उसको जयप्रकाश जो नहीं मरण से डरता है, अग्निकुंड में ज्वाला बूझते देख स्वयं कूद जो पड़ता है। तो जेपी के बारे में आप तैयार रखिएगा। इनकी एक किताब है जो राम वृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है और वाई सोशलिज्म खुद जेपी ने लिखा है। ये 20 दिन का एग्जाम छोड़ देते हैं और बिहार विद्यापीठ में चले जाते हैं। और हमने आपको बोला कि बिहार विद्यापीठ बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ा नेशनल नालंदा यूनिवर्सिटी उस समय रहा क्योंकि इसके चांसलर मौलाना मजहरुल हक बनते हैं, जो बैरिस्ट्री की पढ़ाई लंदन से करके आते हैं और गांधी जी के बैचमेट रहे हैं। इसके वाइस चांसलर ब्रजकिशोर प्रसाद रहते हैं, जो बाद में जेपी के ससुर बनते हैं। इसके प्रिंसिपल हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। जब इतने बड़े बड़े लोग इसमें रहेंगे और इसमें पढ़ाने वाले उस समय के बहुत बड़े वकील डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह रहते हैं। अनुग्रह नारायण सिंह या सिन्हा है, ये औरंगाबाद के रहने वाले हैं। औरंगाबाद में एक गांव है पुईवा, वहाँ के रहने वाले हैं। इनके बेटा हुए सत्येंद्र नारायण सिन्हा जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे। सत्येंद्र नारायण सिन्हा के बेटा हुए निखिल कुमार जो नागालैंड और केरल के राज्यपाल रहे और फिर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर भी रहे हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये अनुग्रह नारायण सिन्हा वहाँ पर पढ़ाते थे, राजेंद्र बाबू उसके प्रिंसिपल थे और जेपी ऐसे स्टूडेंट थे। तो यह यूनिवर्सिटी तो बहुत अच्छा होना ही था। अगर आप बिहार विद्यापीठ का अभी की स्थिति में देखेंगे तो अगर पटना में जाएंगे तो ये आपका सदाकत आश्रम वाला जगह है। सदाकत आश्रम का एक भाग बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हाथ में है और एक भाग बिहार विद्यापीठ अभी भी चलता है। पर ये बिहार की त्रासदी है, ये बिहार का एजुकेशनल सिस्टम का कोलैप्स है कि जो इतना बढ़िया यूनिवर्सिटी था, बिहार विद्यापीठ स्कूल था, इसका हम लोगों ने अभी तक उतना इसको नेम फेम हम लोग नहीं दे पाए और हिस्ट्री में ये मतलब आज के डेट में इसकी कोई भी वजूद नहीं है। अगर आप देखें तो बिहार विद्यापीठ जो बनती है, इसका उद्घाटन करने इसका गांधी जी आते हैं 6 फरवरी 1921
1921 को। तो नन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान गांधी जी आएंगे और गांधी जी ही इसका उद्घाटन करेंगे। अगर आप देखें तो 30 सितंबर 1921 को सदाकत आश्रम पटना में है। सदाकत आश्रम का मतलब क्या है? सदाकत आश्रम का मतलब है, सदाकत मतलब होता है अबोर्ड ऑफ ट्रूथ। अबोर्ड ऑफ ट्रूथ। सदाकत आश्रम की स्थापना कौन करेगा? मौलाना मजहरुल हक करेंगे। इससे मैं बोलता हूँ कि ये मेरे फेवरेट लीडर हैं, मौलाना मजहरुल हक करेंगे। मौलाना मजहरुल हक उस समय के बहुत बड़े ऑनर हैं, बहुत बड़े ज़मींदार हैं, तो इनके पास वहाँ पे ज़मीन नहीं थी। ये पटना गया वाला रोड पर है। जब मौलाना मजहरुल हक के पास ज़मीन नहीं है तो एक इनके चेला हैं, उनका नाम है खैरूम मियाँ। उस समय उस एरिया में बागवानी था और मौलाना मजहरुल हक का कद इतना बड़ा था कि एक बार इन्होंने खैरूम मियाँ से कहा कि ज़मीन दे दो, और खैरूम मियाँ ने ज़मीन दे दिया। और ये बहुत बड़ा ज़मीन था। अभी जब प्रेजेंट स्थिति है, इसके एक पार्ट में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ऑफिस है और आधा में बिहार विद्यापीठ चलता है, जिसका अब कोई बहुत बड़ा वजूद नहीं रहा है। सदाकत आश्रम हमारे एग्जाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट रहा है? जब राजेंद्र प्रसाद अंतिम दिनों में होते हैं, जब मरते हैं, तो सदाकत आश्रम, जब राष्ट्रपति से हटते हैं तो राजेंद्र प्रसाद सदाकत आश्रम में ही अपना अंतिम समय बिताते हैं। एक उतना बड़ा राष्ट्रपति, एक उतना बड़ा फ्रीडम फाइटर, एक उतना बड़ा विद्वान एक ऑफिस में सदाकत आश्रम में अपना अंतिम समय गुजारते हैं। और अभी भी वहाँ पे राजेंद्र पुस्तकालय है, राजेंद्र भवन बना हुआ है सदाकत आश्रम में, तो थोड़ा सा पता होना चाहिए। मौलाना मजहरुल हक इतने बड़े लीडर थे कि सदाकत आश्रम की स्थापना करते हैं और इसी सदाकत आश्रम से एक पत्रिका निकलती है जिसका नाम है मदरलैंड। और ये ना जाने, इसको जितना भी आप स्टार लगा दें वो कम रहेगा। कभी ना कभी आप अगर एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको ये चीज़ मिलना ही मिलना है। तो मदरलैंड जो पत्रिका है, मौलाना मजहरुल हक स्टार्ट करते हैं अपने सदाकत आश्रम पटना से। और नन कॉपरेशन मूवमेंट के समय अगर आप किसानों का सबसे बड़ा लीडर के रूप में देखेंगे तो स्वामी विद्यानंद उभर के आते हैं। कल्टीवेटर्स के बहुत बड़े नेता हैं स्वामी विद्यानंद। ऑप्शंस में आपको स्वामी सहजानंद रहेगा, पर वो सही नहीं रहेगा। उस समय स्वामी सहजानंद इतने एक्टिव नहीं रहे हैं। स्वामी सहजानंद जब एक्टिव होंगे तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। तो नन कॉपरेशन मूवमेंट के समय सबसे बड़ा किसान का नेता है स्वामी विद्यानंद। और किस एरिया में बहुत फेमस हैं ये? भागलपुर वाला जो बेल्ट है उस एरिया में बहुत फेमस है स्वामी विद्यानंद। और इस तरह से हम लोग नन कॉपरेशन मूवमेंट को ख़त्म कर लिए। और नन कॉपरेशन मूवमेंट से जितने भी प्रश्न आएंगे आप बनाने की स्थिति में होंगे, ये हमारा दावा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।